नमस्कार। सवाल देश का बीच रोहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या ममता बनर्जी, जिनके ऊपर ऑलरेडी तानाशाह होने का इल्जाम लगा हुआ है और वो तानाशाह की तरह वेस्ट बंगाल को ऑपरेट भी करती है, क्या अब वो अपने आप को कोर्ट, कानून और संविधान के ऊपर समझती है? क्या जहां पे छोटी छोटी बातों पे इंडी गठबंधन को लगता है कि देश में संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा मोदी के हाथ में, उनको तब क्यों लकवा मार जाता है जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में खुल के भाषण देती हैं और कहती हैं कि मैं हाईकोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हूं और मैं ओबीसी आरक्षण को कंटिन्यू करूंगी और देखती हूं कि किसमें ताकत है कि वो मुझे झुका दे। तो इसका क्या मतलब है? क्या देश में आरक्षण को या वोट बैंक को या ओबीसी के लिए जिस तरीके से गलत तरीके से मुस्लिम आरक्षण दिया गया, 27 मुस्लिम फिरकों को ओबीसी में जबरदस्ती लाया गया और उसको आरक्षण दिया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो अब क्या इंडी गठबंधन को कहीं से भी इसमें कोई गलती, कोई खामी, कोई संविधान, कोई कानून का डर नहीं दिखता? संविधान भंग होते हुए नहीं दिखता? तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इस पे डिस्कस करने के लिए डॉक्टर अविरल जी हैं भाजपा से, डॉक्टर राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं, कानून के जानकार हैं, हाईकोर्ट के लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, और अभी हमारे साथ कुंदन जी भी ज्वाइन करने वाले हैं जो इंडी गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल अविरल जी से है। अविरल जी, आज वेस्ट बंगाल के राज्यपाल को एक स्टेटमेंट देना पड़ा है ट्विटर पे, और उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बोला है कि किसी भी हाल में उनके रहते हुए वेस्ट बंगाल में संविधान या कानून पे आंच नहीं आने देंगे। तो क्या लगता है अब ये जो फाइट है ममता बनर्जी का वोट से ज्यादा हो गया है? वोट बैंक को बचाने के चक्कर में क्या वो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, ममता बनर्जी के हाथ में सरकार है और क्या कुछ पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर हो रहा है ये सबको नजर आ रहा है और ये बहुत दुखद है। वहां कानून को नहीं माना जा रहा है, संविधान सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, पुलिस किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है वो सबको नजर आ रहा है, जो कि बहुत दुखद है। पुलिस एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है किसी भी हिंदू की। ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ये बहुत दुखद है। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का कार्य ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है और वो सबको नजर आ रहा है और ये बहुत दुखद है। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, क्या ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के खिलाफ बोला है और खुलेआम बोला है और मंच पे बोला है कि उनके रहते भर में वो ओबीसी आरक्षण को रद्द नहीं होने देंगी, जबकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने कंप्लीटली इसको रद्द कर दिया, कंप्लीटली माना कि ये जो पूरा 27 फिरके जो ऐड किए गए थे ओबीसी में वो कंप्लीटली गलत है और उसको किसी भी हाल में मेंटेन नहीं किया जा सकता, मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी उसको चैलेंज कर रही है। तो रोहित जी, मैं पहले इस विषय पे जवाब देने के पहले मैं एक आपको बड़ी ज्वलंत मुद्दा है कोलकाता की, वहां पे एक बांग्लादेश के सांसद को टुकड़ों में काट के उसके मतलब शरीर से चमड़ा को उखेड़ दिया गया और हड्डी को बकायदा अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया और प्लास्टिक में पैक किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे देश के एक सांसद को जब इस तरीके से बंगाल में, और आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है? वही रोहिंग्या के बदमाश है, वही रोहिंग्या के गुंडे हैं। और जब राज्य की स्थिति ऐसी है कि कभी नंदीग्राम, कभी सिंगूर, कभी हावड़ा में दंगा, कभी रामनवमी में बवाल, अब जब ममता बनर्जी इस प्रकार की बात कर रही है कि मतलब हाई कोर्ट के फैसले को हम अपने तरीके से बदल देंगे, तो देखिए सरकार है, सरकार के पास पावर है, कोर्ट और सरकार के बीच पावर का अलग बंटवारा है, तो सरकार कानून ला सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इस विषय पे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है
उससे तो स्पष्ट है कि ये पूरी पॉलिसी एक विशेष वर्ग को देखकर बनाई गई थी और चुनावी फायदे के लिए बनाई गई थी, केवल वोट बैंक थी ये। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास। कुंदन जी, आपने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है। जो हमारा पहला सवाल है, जिस तरीके से हाई कोर्ट के डिसीजन को ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है, उन्होंने एक मंच से पब्लिक को एड्रेस करते हुए खुलेआम बोला कि चाहे कुछ हो जाए वो हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि ममता बनर्जी क्या संविधान, कानून और कोर्ट के ऊपर है? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का, हर नेता का, हर लोगों का ये अधिकार है ना भाई कि यदि हम हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद होती है। और ये कई ऐसे केसेस में हमने देखा है कि हाई कोर्ट कई मामले में हाई कोर्ट तो देती ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट जाइए तो वहां से आपको बेल मिल जाती है, वहां से रिवील हो जाता है, वहां से चीजें जो है आपके फेवर में आने लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो निष्पक्ष तरीके से, अब हाई कोर्ट और कोर्ट का मामला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बोलना उचित रहेगा, लेकिन जो संवैधानिक चीजें हैं उसके प्रति आदमी अपना अधिकार है और अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सत्यप्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कानूनी फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं या कुछ कानूनी कमजोर है जानकारी कुंदन जी की। नहीं, देखिए, इसमें रोहित जी दो चीज समझने वाली बात है। मैं कल भी आपके डिबेट में एक बात मैंने कही थी कि इस विषय पे सरकार की जो नोटिफिकेशन थी, मतलब ओबीसी आरक्षण देने की जो पद्धति अपनाई गई थी, उस पद्धति को चैलेंज किया गया था। उस पद्धति में जो खामियां थी कि जो 77 जातियों को वहां पे ऐड ममता सरकार ने की थी, उन 77 जातियां ओबीसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती थी। ये एलिगेशन लगा के पिटीशन फाइल की गई थी और उनको केवल और केवल पिटिशनर का जो आरोप है कि केवल और केवल कोई विशेष वर्ग को फायदा देने और उसमें राजनीतिक फायदा, मतलब वोट बैंक का फायदा देने। ठीक है, अविरल खुराना साहब, आपका क्या ओपिनियन है? कुंदन जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई ममता बनर्जी का राइट है हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना या उसके ऊपर टिप्पणी करना। नहीं, अगर पहली बात तो ये है कि खुराना जी एक सेकंड के लिए समझ लो, मतलब 5 सेकंड लूंगा मैं। चैलेंज करने का तो राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैलेंज करने का तो एक इंडिविजुअल का राइट है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, ये उसका राइट, लीगल राइट है। लेकिन टिप्पणी करने का राइट, जहां तक बात रही कि बिल्कुल नहीं है किसी भी कि आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करें और मतलब आप जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ टिप्पणी करें। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ कुंदन जी, आप रिप्लाई दे दीजिएगा, साथ में ये भी रिप्लाई दीजिएगा। ममता बनर्जी कोई आम आदमी नहीं है। ममता बनर्जी एक संवैधानिक पोस्ट पे है, वो सीएम है। उनका काम है संविधान का पालन करना और लोगों से संविधान का पालन करवाना। उनका काम है कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना और कोर्ट के डिसीजंस का पालन करवाना। अगर ममता बनर्जी ही अगर कानून को नहीं मानेंगी तो फिर तो ये देश में एक तरीके से ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि भाई कानून के रोहित जी आप दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे चले जाते हैं, तमाम ईडी उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, हाई कोर्ट में हाई तौबा मच जाता है, वहां पर उनको जमानत नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की बातें उन्होंने सुना और सुन करके उनको अभी राहत दिया है, बेल दिया है चुनाव प्रचार में आने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? सबका राइट है भाई साहब, वो अपने को वो नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ममता बनर्जी और कोई आम आदमी, ममता बनर्जी तो राइट है क्योंकि 5 लाख लोगों का ऐसा सवाल है और तमाम ऐसे और अभ्यर्थी होंगे जिनको कि वो फायदा पहुंचाना चाह रही होंगी। तमाम ऐसे दबे कुचले और जो छोटे तबके के लोग होंगे, ओबीसी के लोग होंगे, उनको वो फायदा पहुंचाना चाह रही होंगी क्योंकि उनके प्रदेश में उनका ये कहना है कि भाई प्रदेश के लोग तो हम प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनको जो सुविधा होगी वो सुविधा उनको प्रदान किया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? खुराना जी आपको जवाब देना चाहिए। खुराना जी, दिक्कत ये है किसी दबले 10 मिनट में पहली बार तो बोलने का मौका मिला, वो भी जल्दी में। इतनी बातें बोलिए मुझे कुछ बोलना। पहली बात तो दबा कुचला नहीं है, शरणार्थियों को, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को देना है छीन के राइट। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो ऐसी लड़ाकी बन चुकी हैं कि वो हर समय वार करती हैं, युद्ध करती हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, ममता बनर्जी अब हाईकोर्ट के खिलाफ जा रही हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, इन्होंने जब लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट वर्क किया तो वहां भी हिंसक लड़ाई थी, हिंसा के खिलाफ लड़ी हैं, हिंसा के साथ लड़ी हैं, हिंसा के लिए लड़ी हैं, हिंसा के साथ लड़ी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इसका कारण है वोट बैंक। वोट बैंक भी कौन सा? मुस्लिम में भी कौन सा? बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं, घुसपैठिए और रोहिंग्यास, इनके जो भी एक्ट हैं वो इन्हीं की फेवर में है। देखिए, मैं ममता बनर्जी के इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि ममता बनर्जी के जितना कार्यकाल है उसमें किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी यहाँ के इसके लिए एक बार नहीं लड़ी। लड़ना ठीक है, नेचर है उनका, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितने भी उन्होंने किया, संदेश खाली, ये लो, नंद, जो भी देख लो, सारा उन्होंने अगेंस्ट हिंदूज करा है। ठीक ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम है, ये है प्रॉब्लम। फिर आता हूं मैं आपके पास। तो अब ये सवाल बनता है अविरल जी कि अगर ममता बनर्जी किसी भी तरीके से संविधान को मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट या कानून को मानने को तैयार नहीं है, एक तो उनका राइट बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो बात तो अलग है, तो राज्यपाल का इस तरीके से कमेंट करना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? आप उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी का ना तो केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा है, ना ही ममता बनर्जी का जुडिशियरी के ऊपर विश्वास है, ना ही ममता बनर्जी का संविधान के ऊपर भरोसा है, ना कानून के ऊपर भरोसा है। ये केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और वो सबको नजर आ रहा है। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स ये कर रही है, जो एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास ये कर रहे हैं, टीएमसी के लोग ये केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है और इस प्रकार का कार्य ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, कुंदन जी जवाब दीजिए। देखिए, वोट बैंक तो चूंकि अभी राजनीति चल रही है तो सबको लग रहा है कि वोट बैंक, लेकिन उसके पीछे लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों का जो सुरक्षा मुहैया है, लोगों को जो सुविधा देना है, जो कि सरकार का परम कर्तव्य है, क्या वो उसको निर्वाह ना करे? क्या वो ऐसा करे? कुंदन जी की खासियत है। कुंदन जी, आपको धन्यवाद करना करे। सुनिए ना, क्या वो ऐसा ना करे? विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। आपकी खासियत है कि बोफोर्स घोटाले में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। आप बोलने आपकी ये खासियत है कि जब राज्यपाल पे मैं बोल रहा हूँ, राज्यपाल एक नंबर का बलात्कारी जिसके ऊपर तमाम ऐसे बलात्कार के आरोप है, क्या उसके ऊपर केंद्र सरकार जांच करने जा रही है? क्या उसके ऊपर केंद्र सरकार जांच करने जा रही है? क्या बलात्कारी है वो? आप सुप्रीम कोर्ट का नहीं जाते उनके अगेंस्ट? यहाँ क्यों ये बोल रहे हैं? नहीं, आपका बता तो रहा हूँ। सारे जब सरकार सारे साक्षी तो उसके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं होती है? ये राज्यपाल का भी अपमान कर रहे हैं कि सरकार को पार्टी ने भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार के नाते कम है। यहाँ अगर आप बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप टीएमसी प्रवक्ता के नाते बैठे हैं। सत्यप्रकाश, बस यही तो बात है ना भाई, आप लोग चारों लोग एक तरफ से बातें करिए और जब हमारा मौका है, जब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो फिर आप हमको टीएमसी का बता दीजिए। आपको भी लपेट लिया, आपको भी नहीं छोड़ा। ये के दो पहलू हैं, दोनों पहलू को देखो ना आप सिर्फ ये अविरल जी है, ये हमेशा जो है वोट बैंक की बात करेंगे, आप हमेशा वोट बैंक की बात करें, लेकिन तो असलियत है वहाँ की, क्या असलियत तो आप लोग नहीं देखना चाहते हैं क्या? ठीक है, नहीं, आपकी खासियत है। सत्यप्रकाश, सिर्फ तुम्हारा ऑडियो जा रहा है। ये बताओ कि जो अभी कुंदन जी ने कहा कि भाई जो वो बोल रहे हैं कि बलात्कारी है वहाँ का जो राज्यपाल है, वो तो जिस पोस्ट पे है, क्या लगता है कि बलात्कारी आदमी उस पोस्ट पे बैठ सकता है? देखिए रोहित जी, जिस प्रकार से बंगाल की जो बात की जा रही है, गवर्नर के ऊपर जो वहां पे आरोप लगाया गया, आपको पता है कि इस पद पे बैठा हुआ आदमी, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से आरोप की जो पटकथा लिखी गई और जो खबरें आई उसके अनुसार जिस प्रकार से वहां के गवर्नर ने अपनी सफाई दी कि मतलब ऐसा कहीं प्रतीत ही नहीं हो रहा, और ना अगर कोई एविडेंस वैसी होती,
डायरेक्ट। तो आज के समय में जिस प्रकार की विपक्ष की एग्रेसिव जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग है इस चुनाव में आपको देखने को मिलता। अभी धरने प्रदर्शन होते, अभी तोड़ फोड़ होती, बंगाल में तो कहना ही नहीं है। ठीक है खुराना साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने बात कही है, एक पत्रकार कम लगे मेरे को कुंदन जी, सॉरी टू से, अगर इन्होंने हाँ। एलिगेशन राज्यपाल पे आप लगाया, स्वतंत्र हैं सर, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने तरीके से कह सकते सुनने हैं, की कोई आदत दिक्कत नहीं। डालो, सुन लिया करो, ये बीच में बोलने कूदने की आदत जरा थोड़ा ठीक है सर, ठीक है सर, मुद्दे पर कूदते नहीं है सर, आप ऐसे भाषाओं नहीं, आप ऐसे भाषाओं का चयन ना करें। कूदते हैं, फांदते हैं, ऐसे बोलते हैं, आप बीच में टपक, ये सब मैं आप ही की बातों को पक्का कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को मजबूत कर रहा हूँ। इस चैनल पे बोल रहे हैं कि राज्यपाल, सुनो, आप पे एफआईआर हो जाएगी, आप कह रहे हैं राज्यपाल बलात्कारी है, वहां बलात्कार। अरे भाई सब उसका न्यूज है। सुनो, हाँ, ममता सरकार ने बोली है उसका, अरे उनका बयान है भाई, उनका बयान दर्ज किया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आपने क्या बोला है? आपने शब्द सोचिए ना, एक पत्रकार होकर मैंने शब्द बोले हैं जो ममता बनर्जी ने बोला है, वही शब्द को मैंने आपके सामने ले आया। नहीं, आपने पहले अपने वर्ड बोले हैं, ये एक गलत है। आप इतने भी वो मत हो जाओ। देखिए, पहली बात तो ये राज्यपाल एक मर्यादा रखनी चाहिए। दूसरा, आपके पास आप कहते हो जी केंद्र सुनवाई, राज्यपाल को मर्यादा रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री को कोई, मुख्यमंत्री के सवाल पे आगे तो वो रोहिंग्या हो गए, वो मुसलमान हो गए, वो मुसलमानों के पक्ष में वो एक आदमी को फैला करवा रहे हैं। बात क्या हो रही है? और आप भैया, राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के पद की, राज्यपाल की पद की एक गरिमा होती है, उसका ख्याल रखिए। आप गरिमा हर एक पद की है सर, यदि आप गरिमा रखेंगे ना तो हर एक पद की एक गरिमा है, और कोई और गरिमा जो आदमी रखता है उसको समझ में आता है कि गरिमा क्या है। राज्यपाल चुनाव नहीं लड़ता है, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ता है, जनता के बीच में जाकर वोट नहीं मांगते, वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होता है। हाँ तो ठीक है ना, तो जब उनके बताने का उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखिए, वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। मैं समझ गया, उनका एक पोस्ट है उस पे बात खत्म कीजिए। अब जो है टॉपिक पे आते हैं। कुंदन जी आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक है कुंदन जी, सब लोग टॉपिक पे आते हैं। आइए ना, मैं तो हमेशा टॉपिक पे हूँ, मैं तो टॉपिक से इधर उधर कहीं गया नहीं, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, मैं तो राज्यपाल के ऊपर बात कर रहा हूँ। रुको, मैं टॉपिक पे साहब अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं कुंदन जी के पास आता। मैं टॉपिक पे ही था, जो बीच में फिर कहोगे कूदा बांधा करी। देखिए ऐसा है, अगर ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी जो बात की, फाइन, इसका मतलब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, सरकार पे नहीं है। अगर राज्यपाल पे इनको है, यहाँ आके इधर उधर ज्ञान ना बांटे, ये सुप्रीम कोर्ट जाए उसके अगेंस्ट। देखिए ऐसा है, किसी का चरित्र हनन या किसी का कुछ कर रहे हो, आपके पास चलो सरकार नहीं, मोदी नहीं सुन रही, उस टॉपिक पे बात नहीं करना राज्यपाल पे। इन्होंने बहुत आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो न्यूज चल रहा है, ठीक है ठीक है। अविरल जी आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी से बोलिए जी। देखिए, जिस प्रकार से कुंदन जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। कुंदन जी को सोच समझकर बोलना चाहिए। राज्यपाल महोदय का यदि अपमान कर रहे हैं, राज्यपाल के पद की गरिमा को इन्हें समझना चाहिए, संविधान को इन्हें पढ़ना चाहिए। संविधान को पढ़ने के बाद इन्हें मालूम पड़ेगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का कौन सा पद होता है। वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान है या जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसमें तो किसी भी स्टेट का राज्यपाल हो, एंड ऑफ द डे वो होम मिनिस्ट्री को ही तो रिपोर्ट करता है, और किसको रिपोर्ट करता है? नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं क्या? इसका मुझे जरा उत्तर दे दीजिए रोहित जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी संविधान के ऊपर हैं, हम उस टॉपिक पे बने। जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, हम उस पे बने। बात ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार संविधान को मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी को संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा, ये सबके लिए बराबर।
कुंदन जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सबके पास है, एक बेंच से दूसरे बेंच पे भी जाने का अधिकार है, एक जज के बेंच से 2 जज के बेंच से लेकर 5 जज के बेंच तक जाने का आपके पास अधिकार है। लेकिन बात है कि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में। उन्होंने सीधे कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे हाई कोर्ट कुछ भी बोले, कोई भी कोर्ट कुछ भी बोले, मैं नहीं मानती, मैं ओबीसी में जो मैंने छेड़छाड़ किया उसको मेंटेन रखूंगा। और जो छेड़छाड़ है वो सिर्फ इतना ही है कि उसमें मुसलमानों को ऐड किया गया है, और जो मुस्लिम फिरकों को ऐड किया गया है वो ओबीसी के दायरे में नहीं आते हैं, और हाई कोर्ट यही कह रहा है। तो इसमें आपको हाई कोर्ट को चैलेंज करने का कहाँ कुछ बनता है? ये तो सीधे सीधे वोट बैंक का चैलेंज है, वोट बैंक की। नहीं, ये देखिए, सरकार कोई भी नियम कानून लाती है तो कई तरीके से जांच पर रखने के बाद लाता है। ऐसा नहीं ना कि भाई वो कल वाली बातें हो जाएगी कि भाई अपने घर से लिख के तो नहीं ले आए। उन्होंने कल जैसा जिक्र किया था, तमाम ऐसी प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जो है ये कानून आया है। और यदि कानून से हाईकोर्ट उनको रोक रही है कि भाई आपको नहीं लागू करने देंगे या जो भी समस्याएं हैं, तो वो हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये हर एक स्टेट में हो रहा है, हर एक चीजें ऐसी हो रही है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है सत्यप्रकाश, जरा अपना माइक ऑन करो। मुझे एक सवाल पूछना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सीधे चैलेंज कर दिया है, उसका एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो लगना चाहिए। क्या हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट सू मोटो कोई डिसीजन ले सकता है या सू मोटो कोई स्टेटमेंट दे सकता है? देखिए रोहित जी, मैं अभी बहुत डिटेल में उनके बयान को, ममता बनर्जी के बयान को मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ी सी खबर देखी। हाई कोर्ट सू मोटो लेता है या नहीं लेता है, ये हाई कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी 2 बात कह रही। एक तो वो कह रही है कि मैं इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगी, नंबर 1। नंबर 2 कह रही है कि हाई कोर्ट जो है मतलब बायस्ड होके फैसले दे रही है, मतलब पॉलिटिकल फैसले दे रही है। तो अगर इस प्रकार की बातें कह रही है तो रियली में ये मैटर ऑफ कंटेम्प्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में सू मोटो करती है या नहीं करती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के समय में आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आज के समय में कहीं ना कहीं जुडिशरी भी पॉलिटिकल पार्टियां और सरकार के से प्रेशर में रहती है, ये तो मानना पड़ेगा। और संभव है कि मतलब हाई कोर्ट कुछ ना भी करे। ठीक है अविरल जी, खुराना साहब जल्दी से आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर अविरल जी के पास आप। बात ममता बनर्जी के संविधान पे विश्वास की हो रही है, मानती है नहीं मानती, जो भी बात है। कई इनकी इतिहास उठा के देख लो, इनकी एक्टिविटीज हमेशा संविधान के खिलाफ रही है। जब राजीव कुमार को हटाना था, इन्होंने धरना दिया एज ए चीफ मिनिस्टर। सीबीआई को आना था, सीबीआई की रोका और पिटाई करी। आप इनको इनकी पिछली हिस्ट्री देखें तो डाउट तो है ये। और ये सरकार बची मोदी जी की उस पे है, मेहरबानी पे। नहीं तो मोदी जी अगर इंदिरा गांधी होती यहाँ पे तो अभी तक सरकार को रफा दफा कर दिया होता। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कुंदन जी, जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। इसलिए अगर इस पे किसी को भी बोलना है तो जल्दी से 10 सेकंड में कंक्लूड कर ले। खुराना साहब कह रहे हैं मोदी जी की मेहरबानी है। खुराना साहब कह रहे हैं मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी की ऐसी मेहरबानी होती है कि सरकार कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। ये स्थिर सरकार है ममता, जो कि वो जानती है कि ऐसे फर्जी लोगों को कैसे हटाया जाता है और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है वो जानती है भली भांति, इसीलिए वहां से खदेड़ा जाता है। मैंने ये बोला है कि मोदी है जिसने एक भी सरकार भंग नहीं की। जो हरकतें हैं, अगर कांग्रेस की सरकार होती अभी तक इसको हटा दिया होता, उड़ा दिया होता। क्या बात कर रहे हो? ठीक है। अब मेरा नया टॉपिक, उन्होंने अपनी ताकत का फुल इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो नया टॉपिक है उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। बस 1 मिनट के लिए मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। नया टॉपिक ये है कि जिस तरीके से आज मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक न्यूज का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि जब ब्रह्मोस मिसाइल सेल करने के लिए तैयार थी और 2-3 कंट्री भारत से खरीदना चाह रही थी, उस समय कांग्रेस ने जानबूझकर
कि हमारे देश का रक्षा निर्यात ना बढ़े, कांग्रेस ने इसको जानबूझ के अटकाया। अब कांग्रेस के समय जिस तरीके से आर्मी को और रक्षा की चीजों को हैंडल किया गया था, उसका तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि राजीव गांधी पे खुद ही बफोर्स तोप का घोटाले का आरोप लगा था। उसके बाद जब ए.के. एंटोनी को जब दिया गया था रक्षा मंत्रालय, तो ए.के. एंटोनी ने परचेज पे इस तरीके से ताला लगा दिया था कि एक टाइम पे इंडियन आर्मी ने बोला था कि उनके पास तो 24 घंटे के लिए भी गोली अवेलेबल नहीं है, गोली अवेलेबल नहीं है। अगर कल को पाकिस्तान या चाइना भारत पे अटैक कर देता है तो उनके पास 24 घंटे के लिए भी गोली मुहैया नहीं है सरकार की तरफ से। इतना बुरा हाल था। तो अविरल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी पुरानी बात, 2010 की बात, अब मोदी जी निकाल रहे हैं इलेक्शन के बीच में, ये क्या मतलब है इसका? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो अभी बवाल मचा हुआ है, जो उसका रिपोर्ट छपा है, जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, इसका क्या मतलब है? मोदी जी इसको जानबूझ के पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट आपको मिलेगा इलेक्शन में? देखिए, हम ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम किसी भी चीज का राजनीतिकरण नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज का पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके साथ साथ हम जनता को सच्चाई से अवगत अवश्य कराते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जनता को सच्चाई के साथ अवगत कराया जाए, सच्चाई जनता तक पहुंचाई जाए, जनता को जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य के साथ हम कार्य करते हैं और जनता आज समझ चुकी है कि ये बोफोर्स घोटाला करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, ये प्रेस की बिजली काटने वाले लोग हैं, ये जुडिशियरी के ऊपर काबू करने वाले लोग हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो अपने आप को आज ईमानदार बता रहे हैं। ये 2G 3G करने वाले लोग हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग हैं। यही लोग हैं हर्षद मेहता का शेयर घोटाला करने वाले लोग, यही लोग हैं सबमरीन घोटाला, IPL घोटाला और मधुकोड़ा के घोटाले से ताल्लुक रखने वाले लोग। ठीक है कुंदन जी, क्या दिक्कत था उसमें? क्योंकि अगर ये भारत के पड़ोसी देश के पास जाता तो भारत को फायदा होता ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि चाइना को डराया जा सकता था फिलीपींस को देके, या अगर किसी जिस तरीके से बात हो रही है कि थाईलैंड ने भी मांगा था, अगर उनको दिया जाता, अगर वहां पे ब्रह्मोस लगता तो चाइना पाकिस्तान दोनों को थ्रेट दिया जा सकता था, जो कि दिन भर उन लोगों को छोटी कंट्री होने की वजह से धमकाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भारत के रक्षा तंत्र के साथ मजाक ही किया था, उसने खिलवाड़ कर रखा था। बिल्कुल नहीं। फिर एंटोनी के टाइम पे क्यों भारत के आर्मी के पास शस्त्र नहीं? बता रहा हूँ। ये गीत आप जरूर सुने होंगे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। अब समझ लीजिए कि कैसे कैसे परिस्थितियों में देश को बचा करके अभी तक यहाँ पर लाया गया है। और ये अविरल जी सवाल कर रहे हैं कि तमाम ऐसे घोटाले हुए, और अभी आप बफर्स का नाम ले रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक को दिए हुए इंटरव्यू में भी इसका जिक्र करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक सगुफा छोड़ा था। सुन लीजिए कि अभी यदि हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ऐसे उनको गाली देने लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब तमाम ऐसे उन्होंने तो वो तो एक टॉपिक देते हैं ना भाई, सबको अलग अलग वो टॉपिक दिया उन्होंने, अब उसके ऊपर बहस होने लग गई। उसके ऊपर बहस होते होते अब हम लोग सब लोग उनमें बहस करने लगे। जो मेन मुद्दा है इस चुनाव का, जो मेन मुद्दा रहा, वो तो कहीं ना कहीं गायब भी हो रहा है ना। अब वो देख रहे हैं कि बातों का असर कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो अब तमाम ऐसे छोटी छोटी चीजों में आप जरा याद करिए, जब वो आज तक को इंटरव्यू दे रहे थे तो क्या उन्होंने इसका जिक्र किया था या नहीं किया था? अभी उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके पहले कोई ऐसा जिक्र अभी तक नहीं था। उसमें अच्छा है, खराब है, बीत गई बात, तमाम ऐसी बातें हो गई। लेकिन अब उसको इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अब लोग उसके तरफ देख करके उनको वोट बैंक दिखाए। वो तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। उन्होंने तो कहा है कि भैया आपदा हुए तो उसमें अवसर तलाश लेंगे हम, तो वही आपदा में अवसर तलाश चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि कुछ उनके बात का जिक्र नहीं हो रहा है, तो चलो जी ले आओ ब्रह्मास्त्र को। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। राजीव खुराना जी कुछ बोलना चाह रहे, जल्दी से। ऐसा है, आप ये कह रहे कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान और चाइना का हित देखा है। ये गठबंधन वालों को क्या पता, जूते तक नहीं थे सियाचिन में जाने के लिए, जूते नहीं थे, जैकेट नहीं थी, जैकेट नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे। इनकी बातें, ये बातें करे जाएंगे। देखिए ऐसा है, मैं ये बता रहा हूँ, फंड नहीं था,
फंड क्यों नहीं था? जीप घोटाले से लेके आखिरी जो घोटाला हुआ, ये घोटाले करते आए हैं, इनको कोई मतलब नहीं था। इन्होंने घोटाले 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 करते रहे हैं, पैसा रहा नहीं, पेड़ों पे लगते हैं पैसे। खुद एक इकोनॉमिस्ट जो 42 डिग्रियां लेके बैठा है, वो कह रहा है कि पेड़ों पे पैसे लगते हैं। तो दूसरी बात ये है कि AK एंटनी ने तो लाजवाब कर दिया, मतलब तो हमें ऐसा असहाय। सुनो कुंदन जी, सुनो, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब आप सुनो। कर्जा लेके दर्जा बढ़ाएंगे क्या? बहुत पैसे आपके पास, क्या 10 साल में बहुत पैसे कमा लिए आपने। कुछ बोलना है, तमाम ऐसे जो है कुछ बोलना है, बस कुछ बोल रहे हैं, मतलब अंडर टेबल हम कितना भी पैसा अपने में ले रहे हैं, मतलब जूता नहीं था, वो सही है, फिर भी हम कर्जा लेते रहे लोगों से, हद हो गई। आपको देश की कोई चिंता नहीं है? जूते नहीं थे, नहीं, देश की चिंता नहीं है तो अभी तक इतना देश बचा हुआ है क्या? नहीं, अभी तक जो देश बचा हुआ था, अभी तक जो देश बचा हुआ था, वो मोदी जी की मेहरबानी पे देश बचा था क्या? चाइना को दे दिया 90,000। वो मोदी के वो मोदी जी की मेहरबानी पे देश बचा हुआ था क्या अभी तक 2014 तक? क्या हैरानी होती है मुझे आपकी बुद्धि पे। मैं कह रहा हूँ 90,000 साड़ी किस 2014 तक, 2014 मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या करते हैं और आप लोग की सोच कैसे बन गई। इतना छोटा सा सोच कैसे हो सकता है ऐसे बड़े लोगों का? आपने देश छोटा कर दिया, काट के चाइना को देके, कैसी बातें कर 2000, मैं बोल रहा हूँ 2014 तक क्या था? 2014 तक एकदम देश पूरा गुलाम हो चुका था, बिल्कुल जर्जर हो गया, खत्म हो गया था। उसके बाद तमाम ऐसी चीजें जो है आ गई पॉलिटिकल में। नेहरू इतना पुराना जाएंगे तो फिर और भी लंबी बातें हो जाएंगी। खुराना साहब, आपके तरफ से क्लोजिंग कमेंट। खुराना साहब 10 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए, ऐसा है, 1% भी किसी में देशभक्ति होगी, वो इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करेगा। देश की डिफेंस से था, ये देश की डिफेंस पे राजनीति करते हैं, ये बालाकोट पे करते हैं, ये इस पे करते हैं, ये जीप घोटाले करते हैं, ये चाइना की फेवर करते हैं क्योंकि वहां से फंड लेते हैं, ये पाकिस्तान के उसमें करते हैं, 90,000 सैनिक छोड़ते हैं। हिस्ट्री गवाह है। मैं सीधी तरह कह रहा हूँ, देशभक्ति नहीं है इन लोगों में, जो आज भी इस बात पे ब्रह्मास्त्र ना बेचने पे आज इनको लॉजिक दिख रहे हैं। कमाल है जी। ठीक है, ऐसे लोग हैं। दूसरी कुंदन जी आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, सिर्फ आपका माइक जा रहा है, जल्दी से। बातें जो है मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव का बस अब 2 ही चरण बाकी है ना। अब 2 चरण में पता नहीं अभी कितने गड़े हुए मुर्दे उखड़ेंगे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और जो मुर्दे उखड़ेंगे वो झूठ के धरातल पे उगते हुए मिलेंगे आपको या कैसे मिलेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो वक्त चल रहा है वो बिल्कुल आप देखिए सही चल रहा है। आप अपने क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए जल्दी से। जी देखिए, कुंदन जी कब से बोल रहे हैं, लेकिन ये 2G के विषय में नहीं बोले। और ये वही लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग वही लोग हैं जो 370-35 को लगाए रखने के पक्ष में थे। इस बात को याद रखना चाहिए। 370-35 को हमने हटाया। 3 तलाक का बिल हम लाए। राष्ट्र रक्षा की बात हम करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात हम करते हैं, राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर देश हित में कार्य कर रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। इसीलिए रसातल पहुंचा दिए देश को, इसीलिए रसातल पहुंचा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा, अंधों को नहीं रसातल, इसीलिए रसातल पहुंचा दिए। 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज दे करके इतना गरीब बना दिए, और जो कह रहे हैं कि हम जो 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। संतों के विषय में बोलिए कुंदन जी, बाल करके संतों की याद करिए। 80 करोड़ नहीं लेना आपने फ्री में राशन। ठीक है, तो इसी के साथ जैसा कि आपने सुना, एक तो ममता बनर्जी को भी एक बार देखना पड़ेगा देश का कानून क्या है, संविधान क्या है, कोर्ट के ऑर्डर्स का कैसे पालन करना है। और जिस तरीके से कांग्रेस के समय के जिस तरीके से चीजों को खोद के निकाला जा रहा है, कुछ तो बात है कि इतिहास किसी को माफ नहीं करता। ये बात तो सही है कि इतिहास किसी को माफ नहीं करता, बट समय को लेकर लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब ये बात थी तो 10 साल पहले क्यों नहीं उठाया गया, इलेक्शन के समय क्यों उठाया जा रहा है।
तो चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कुंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अब्राहम मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।